हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है खाद व उर्वरक यानी मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। सबसे पहले यानी अपने टॉपिक पे चलने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, और वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप पे मैसेज और कॉल देखने को मिला, जिसमें आपने हमारे को ये कहा कि सर ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आई या हमारे कुछ टॉपिक्स में परेशानी है। तो देखो, मैं आपको एक ही चीज़ कहता हूँ कि यदि आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से देखते हो, बहुत अच्छे से उसको पढ़ते हो, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वो मुश्किल हो। यानी लाइफ में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। दूसरी चीज, यानी आपके वर्तमान में आपकी जो भी कोरोना महामारी है उसका प्रकोप बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए मैं आपको घर पे रहने की सलाह देता हूं। यानी आप घर से बाहर न जाइए और घर पर रहते हुए आप क्या करो, अपने जेट की तैयारी करो। दूसरी चीज, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि जो भी आपके साथी हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। और दूसरी चीज, यानी वो भी आपके जेट की तैयारी कर सके। थैंक यू। चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, यानी अपना टॉपिक है खाद व उर्वरक। बात करते हैं खाद व उर्वरक से पहले अपने कुछ कंडीशन, यानी जो भी कुछ चीजें हैं। देखो, यहाँ पर जो भी भारतीय मृदाएं होती हैं, उन भारतीय मृदाओं में कुछ पोषक तत्वों की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। तो आपको बताना है, यानी देखो, एक तो जिंक पोषक तत्व, सबसे ज्यादा जो जिंक पोषक तत्व होता है उसकी भारतीय मृदाओं में कमी होती है। तो यहाँ पर अपने कहा कि भारतीय मृदाओं में यानी कितने प्रतिशत जिंक की कमी होती है। तो यहां पर अपन इसको थोड़ा सा दूसरी उसमें लिख देते हैं। भारत में 47% मृदाओं में कौन से पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, जिंक की कमी पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत मृदाओं में जिंक की कमी होती है। फिर बात करें, यानी 11.5% जो मृदाएं होती हैं, कितनी 11.5% मृदाएं, उनमें किस यानी पोषक तत्व की कमी होती है, आयरन की कमी होती है। ठीक है। फिर बात आते हैं कॉपर की भी अपन चलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 4.8% मृदाएं हैं, उन 4.8% मृदाओं में आपके कॉपर पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। और इसी के साथ अपन देखते हैं जो भी आपके 4% मृदाएं हैं, उन 4% मृदाओं में यानी आयरन की मैग्नीज की कमी पाई जाती है। तो ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भारत में कितनी प्रतिशत मृदाओं में जिंक की कमी होती है, वहां बताना है आपको 47%। उसके बाद यदि आपको पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत मृदाओं में आयरन की कमी होती है, तो बताना है 11.5%। यदि कॉपर के लिए पूछा जाता है तो बताना है 4.8%, और यदि आपके मैग्नीज के लिए पूछा जाता है तो बताना है 4%। ठीक है। अब बात करते हैं अपने खाद की, यानी मैन्योर क्या होता है, खाद मैन्योर। ठीक है। यानी मृदा की भौतिक, रासायनिक व जैविक दशा में जो सुधार करता है उसको अपन क्या कहते हैं, खाद कहते हैं। क्या करता है, मृदा की भौतिक, 3 सब चीजें आएगी। एक तो कंडीशन कौन सी, भौतिक, दूसरी कंडीशन रासायनिक, और तीसरी कंडीशन जैविक। ठीक है। यानी तीनों दशाओं में जो कोई सुधार करता है उसको अपन ने क्या कह दिया, मैन्योर यानी खाद कह दिया। अब देखो, बात करते हैं इसकी भौतिक दशा की। भौतिक दशा का मतलब यानी मृदा में जल धारण क्षमता में वृद्धि करना, वायु संचार में वृद्धि करना, मृदा संरचना को सुधारना, फिर ताप का यानी जो आपका टेम्परेचर होता है इसका कंट्रोल करना, जड़ों का विकास करना। ये क्या होता है, कौन सी अवस्थाएं होती हैं, भौतिक अवस्थाएं होती हैं। तो यहां अपन लिख लेते हैं, भौतिक अवस्थाओं के अंतर्गत वायु संचार बढ़ाना, वायु संचार बढ़ाना, जल धारण क्षमता बढ़ाना, जल धारण क्षमता बढ़ाना,
टेम्परेचर कंट्रोल करना, जड़ों का विकास करना, ये सारी की सारी अवस्थाएं कौन सी फ्रेंड्स? आपके भौतिक अवस्थाएं हैं। इन भौतिक अवस्थाओं में क्या करता है? सुधार करता है। फिर बात आती है यानी रासायनिक जो भी आपकी अवस्थाएं होती हैं, इन रासायनिक अवस्थाओं में कि कौन सी रासायनिक अवस्थाओं में सुधार होता है। तो देखो आपकी जो मृदाएं होती हैं उनका पीएच कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है, तो उस पीएच को उदासीन करने के काम में आता है। पीएच को उदासीन करने के काम में आता है क्या? यानी आपका जो मैन्योर होता है। उसी के बाद सेकंड अपन इसकी रासायनिक बताएं तो यानी जो आपका CO2 का लेवल है उस CO2 के लेवल को क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। तो CO2 की मात्रा अधिक। फिर जो भी केमिकल्स होते हैं यानी रासायनिक पदार्थ होते हैं, उन रासायनिक पदार्थों का मतलब विषैले पदार्थ। रासायनिक पदार्थों का मतलब क्या बोला अपने यहाँ पर? विषैले पदार्थ। तो विषैले पदार्थों की मात्रा को कम करता है। क्या करता है? विषैले पदार्थों की मात्रा को कम करता है। तो ये संरचना यानी ये आपकी दशाएं कौन सी हो गई? रासायनिक हो गई। फिर बात करते हैं जैविक दशाओं में सुधार। तो जैविक दशा कौन कौन सी होती हैं? तो जैविक अपने सिंपल सी बात है, मृदा में क्या पाए जाते हैं? जीवाणु पाए जाते हैं। तो उन जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करना और उनकी क्रियाशीलता को बढ़ाना मेन जो काम है। फिर बात आती है अपने जो मृदा में पाए जाते हैं जीवाणु यानी वो क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। जो भी आपकी नाइट्रोजन अमोनीकरण क्रिया है उसको क्या करते हैं? यानी संपन्न करते हैं। और जो भी आपके जटिल पदार्थ हैं उनका क्या करते हैं? विच्छेदन करते हैं। तो ये कौन सी दशाएं हो गई? जैविक दशाएं हो गई। तो यहां अपन बता देते हैं कि जीवाणुओं की संख्या व क्रियाशीलता में सुधार या क्रियाशीलता में वृद्धि। पहली कंडीशन अपन ने देखी क्या? यानी जीवाणुओं की संख्या व क्रियाशीलता में वृद्धि। दूसरी कंडीशन यानी नाइट्रोजन अमोनीकरण। आपको पता है अमोनीकरण जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है? अमोनीकरण। और दूसरी कंडीशन दूसरी आपकी जो क्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दूसरी क्रिया कौन सी है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इनमें क्या होता है? यानी वृद्धि करता है। यानी दोनों ही क्रियाओं में क्या करता है? वृद्धि करता है। और उसके बाद में अपन ने देखा कि जो भी आपके मैन्योर होते हैं वो क्या करते हैं? जो भी जटिल पदार्थ होते हैं, जो भी आपके जीवाणु हैं वो जीवाणु क्या करेंगे? उन जटिल पदार्थों का विच्छेदन करेंगे। ठीक है, ये आपके कौन कौन सी अवस्थाएं हो गई? भौतिक, रासायनिक और जैविक। इतना समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं अपने मैन्योर का वर्गीकरण यानी खाद का वर्गीकरण अपन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्योर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्योर। चलो यानी आपकी जो खाद है उस खाद को अपन कितने भागों में विभाजित करते हैं? तो देखो आपकी खाद थी उसको अपन ने दो भागों में विभाजित किया। एक है आपके स्थूल कार्बनिक खाद। कौन सी? स्थूल कार्बनिक खाद। और दूसरी आती है आपके सांद्र कार्बनिक खाद। दूसरा आपका क्या है? सांद्र कार्बनिक खाद। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो आपको बताना है भाई स्थूल है, इस स्थूल में क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ तो ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ तो ज्यादा होते हैं। मैं यहाँ पर ये निशान लगा रहा हूँ ज्यादा का, ध्यान दे लेना एक बार। और जो भी आपके पोषक तत्व होते हैं वो पोषक तत्व क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक है, ये तो कौन सी खाद हुई? स्थूल कार्बनिक खाद। बात करते हैं सांद्र कार्बनिक खाद की। उल्टा करो इसका, यानी कार्बनिक पदार्थ तो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। कार्बनिक पदार्थ तो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और जो पोषक तत्व हैं वो पोषक तत्व क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। पोषक तत्व बढ़ जाएंगे। दोनों चीज समझ में आ गई। स्थूल कार्बनिक खाद का मतलब कार्बनिक पदार्थ ज्यादा, पोषक तत्व कम। और सांद्र कार्बनिक खाद का मतलब कार्बनिक पदार्थ कम और पोषक तत्व ज्यादा। चलो एग्जाम्पल देखते हैं दोनों के।
यानी सबसे पहले अपने जो भी स्थूल कार्बनिक खाद है, इस स्थूल कार्बनिक खाद के एग्जाम्पल अपन देखते हैं। एग्जाम्पल के अंतर्गत देखो, इसके अंदर अपन लेते हैं गोबर की खाद। कौन सी खाद लेते हैं? गोबर की खाद लेते हैं। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल अपन क्या लेते हैं? कंपोस्ट। दूसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं? कंपोस्ट। तीसरा एग्जाम्पल कौन सा लेते हैं? वर्मी कंपोस्ट। तीसरा एग्जाम्पल कौन सा लिया अपने? वर्मी कंपोस्ट। इसके बाद में अपन ने क्या कहा? केचुए की खाद। सॉरी, वर्मी कंपोस्ट को अपन ने क्या कहा? केचुए की खाद। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास में क्या आ गया? हरी खाद। ठीक है। इसके बाद अपने पास में नेक्स्ट जो आपके स्थूल कार्बनिक के अंतर्गत एग्जाम्पल आया वो आया मेले की खाद। ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट लेते हैं यानी नाली की खाद। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जो चिड़ियों की ढींट होती है, वो भी कौन सी होती है? स्थूल कार्बनिक खाद होती है। ठीक है। चलो फिर आते हैं, अपने देखते हैं सांद्र कार्बनिक खाद के एग्जाम्पल। तो देखो, सांद्र कार्बनिक खाद के एग्जाम्पल के अंदर अपन देखते हैं यानी जो आपके क्या होता है, सॉरी, मछलियों की जो खाद होती है, वो मछलियों की खाद किसके अंतर्गत आती है? आपके सांद्र कार्बनिक खाद के अंतर्गत आती है। फिर बात करें यानी जो आपके खलियां होती हैं, जितनी भी खलियां होती हैं, खलियां दो प्रकार की होती है, एक होती है खाद्य खली और दूसरी होती है अखाद्य खली। खाद्य का मतलब जिनको पशुओं को अपन खिला सकते हैं, और अखाद्य खली का मतलब क्या हो गया? यानी जो भी पशुओं को न खिलाकर अपने जो खेतों में काम में ली जाती है, वो होती है आपके अखाद्य खली। इसी के अंतर्गत अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं हड्डियों का चूर्ण। क्या ले सकते हैं? हड्डियों का चूर्ण। और इसी के अंतर्गत अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं रक्त का चूर्ण। अपन ने क्या एग्जाम्पल ले लिया? रक्त का चूर्ण। यानी ये एग्जाम्पल अपन ने क्वेश्चन से आपको यहीं से पूछ सकता है, ऐसे मान के चलना। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है निम्न में से स्थूल कार्बनिक खाद कौन सी है और सांद्र कार्बनिक खाद कौन सी है। तो आपके एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि कौन सा स्थूल का आता है और कौन सा आपके सांद्र का आता है। आ गया समझ में? चलो इसके बाद अपन पढ़ते हैं अपने गोबर की खाद, क्योंकि इसको अपन डिटेल से भी पढ़ना है अपने को। तो सबसे पहले अपने देखते हैं गोबर की खाद। गोबर की खाद जिसको अपन क्या कहते हैं? FYM भी कहते हैं, यानी फार्म यार्ड मैन्योर। क्या कहते हैं इसको? फार्म यार्ड मैन्योर के नाम से भी अपन जानते हैं। देखो, सबसे ज्यादा जो चीज आपको यहां से पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी कि गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम कितना होता है। यानी तीनों में से कोई भी चीज आपको पूछ सकता है। तो आप यहां बताओगे आपके जो नाइट्रोजन होती है वो होती है 0.5%, जो फास्फोरस होती है वो होती है 0.25%, और जो पोटेशियम होता है वो होता है कितना? वापस 0.5%, यानी 0.5, 0.25 और 0.5 आपके क्या हो गया? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आ गया। फिर बात करें यानी इसके संगठन की, इसके यानी जो आपके गोबर की खाद होती है उसका संगठन, यानी वो किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है। तो सबसे पहले जो बात करते हैं संगठन में, यानी ये मिलकर बना, इसमें संगठन में क्या आता है? पहली चीज गोबर, यानी जो गोबर की खाद होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? गोबर से बनी होती है। तो गोबर अपन इसमें देखते हैं। दूसरा जो इसका यानी अवयव होता है वो होता है मूत्र। दूसरा अवयव क्या होता है? मूत्र। यानी जो आपका गोबर की खाद होती है उसमें मूत्र भी क्या होता है? उसके निर्माण में सहायता प्रदान करता है। इस मूत्र का मुख्य अवयव पूछा जाता है आपको, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यानी आपको क्या पूछा जा सकता है कि जो मूत्र होता है उस मूत्र का मुख्य अवयव क्या है। तो मुख्य अवयव यहाँ पर आपको बताना है यूरिया। क्या बताना है? यूरिया बताना है। और ये यूरिया कितना % होता है? 2% होता है। कितना होता है? 2% होता है। यानी गोबर की खाद बनने के लिए अपने को गोबर आवश्यक हुआ। उसके बाद में दूसरी कंडीशन अपन ने देखी मूत्र। मूत्र क्या है? यानी आपका जो मूत्र का जो मेन अवयव है, मूत्र का मेन अवयव है वो क्या है? यूरिया। और यूरिया कितना % होता है? 2% होता है। फिर बात देखते हैं यानी तीसरी कंडीशन, यानी अपने जो गोबर की खाद होती है वो किससे मिलकर, और तीसरी चीज क्या होती है उसमें? तो उसमें होता है बिछावन। क्या होता है? बिछावन। यानी जो भी आपके पशुओं के नीचे
जो चीज होती है क्या, यानी जो मृदा वगैरह होता है उसको अपन क्या कहते हैं, बिछावन के नाम से जानते हैं। तो तीसरी जो चीज होती है, यानी आपके गोबर की खाद बनने के लिए अपने को बिछावन की आवश्यकता होती है। इन तीनों चीजों से मिलकर क्या बनता है, गोबर की खाद बनती है। चलो अब बात करते हैं कि गोबर की खाद बनने में कितना समय लगता है। यानी यहां पर ने देखा तैयार होने में समय, तैयार होने में समय, यानी कंप्लीट आपके गोबर की खाद कितने महीने में बनकर तैयार हो जाती है। तो यहां पर आपको बताना है, यानी आपके 4 से 5 महीने जो होते हैं उनमें गोबर की खाद बनकर तैयार हो, कंप्लीट तैयार हो जाती है। इस समय यानी जब गोबर की खाद तैयार हो जाती है पककर, इस समय इसका रंग कैसा होता है, तो आपको यहाँ रंग बताना है हल्का भूरा, काला नहीं होता है, ध्यान रखना। यानी जो आपकी कंप्लीट परिपक्व गोबर की खाद होती है उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, हल्का भूरा। तीसरी कंडीशन आपको यहाँ पूछी जा सकती है टेम्परेचर, कि गोबर की खाद तैयार होने में कितना तापमान आवश्यक होता है। तो यहाँ बताना है आपको कितना, 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड। और नेक्स्ट जो कंडीशन पूछी जा सकती है वो पूछी जा सकती है आपके नमी, यानी गोबर की खाद तैयार करने के लिए अपने को कितने नमी की आवश्यकता होती है। तो आपको बताना 30 से 40%। यहां तक समझ में आया। चलो फिर बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर आपको देखो ये थोड़ा सा एक चीज और मैं बता देता हूं। कभी कभार क्या होता है, ये पूछ लिया जाता है कि अपने गोबर की खाद खेत में डाली, तो डालने के बाद अपन प्रथम फसल बो रहे हैं, उस प्रथम फसल को कितना नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस, कितना पोटेशियम प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कि आपको डालने के बाद में क्या, यानी आप गोबर की खाद डाल रहे हो तो डालने के बाद में यानी 30% तो क्या होता है, जो भी आपकी प्रथम फसल होती है उसको प्राप्त 30% तो नाइट्रोजन। दूसरी कंडीशन आती है जो फास्फोरस होता है वो 60 से 70%, और जो पोटेशियम होता है वो 70%, यानी कौन सी फसल को प्राप्त होता है, प्रथम फसल को प्राप्त होता है। यानी अपन ने क्या किया, अभी गोबर की खाद डाली, और गोबर की खाद डालने के बाद में अपन ने फॉर एग्जांपल क्या बो दिया, बाजरा बो दिया। उस बाजरे की फसल को यानी उस गोबर की खाद का यानी नाइट्रोजन कितना परसेंट प्राप्त होगा, 30%, फास्फोरस कितना होगा 60 से 70%, और पोटेशियम कितना प्राप्त होगा, 70% प्राप्त होगा। ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं अपने मात्रा, कि कितनी मात्रा अपने को डालनी चाहिए, गोबर की खाद की कितनी मात्रा अपने को खेत में डालनी चाहिए। तो देखो ये फसलों और सब्जियों के लिए थोड़ा सा अलग अलग आता है। यहाँ पर आपको फसलों के लिए बताना है कितना, 10 से 15 टन, कितना बताना है, 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर बताना है। और वेजिटेबल्स के लिए आपको बताना है 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर, कितना बताना है, 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर वेजिटेबल्स के लिए बताओगे। इतना समझ में आया। चलो फिर बात आती है गोबर की जो खाद होती है उसको तैयार करने की विधियां, क्या पढ़ते हैं, गोबर की खाद तैयार करने की विधियां पढ़ते हैं। ये लोग तैयार करने की विधियां, और तैयार करने की विधियों के अंतर्गत यानी एक तो वर्तमान प्रचलित विधि पढ़ लेते हैं। हालांकि इसको मैं पढ़ा नहीं रहा, वर्तमान प्रचलित विधि में आपको एक तरीके से बता रहा हूं कि अपन क्या करते हैं, घरों पे डाल लेते हैं, यानी जो भी आपका गोबर है उसको अपन ने एक जगह डाल दिया, उसमें अपन ने ना कोई गड्ढा तैयार किया, ना अपने को उसमें अपन ने पानी का छिड़काव किया, कोई सिस्टमेटिक तरीका अपन ने वहां नहीं अपनाया। वो अपनी कौन सी विधि है, वर्तमान प्रचलित विधि है, बहुत ही दोषपूर्ण विधि है। यानी जो भी आपकी वर्तमान प्रचलित विधि है वो क्या है, बहुत दोषपूर्ण विधि है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो भी आपका पोषक तत्व होता है उसका स्टोरेज ही नहीं होता, लगभग जो अधिकांश गोबर होता है वो क्या हो जाता है, ऐसे ही सूख जाता है। तो अपन ने लिख दिया दोषपूर्ण विधि, क्या बता दिया अपन ने, दोषपूर्ण विधि बता दिया। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो अपने मेन आते हैं सेकंड नंबर पे, संशोधित गड्ढा विधि। कौन सी विधि देख रहे हैं, संशोधित गड्ढा विधि अपन देख रहे हैं।
संशोधित जो गड्ढा विधि है इसमें जो गड्ढे का आकार होता है वो गड्ढे का आकार कितना होता है, 3 मीटर लंबाई होती है, 2 मीटर चौड़ाई होती है और 1 मीटर क्या होती है, आपके गहराई होती है। यानी 3, 2, 1 आपका गड्ढे का आकार होगा। फिर बात करते हैं इसी में, यानी इस विधि के द्वारा, इस कौन सी विधि के द्वारा, संशोधित जो गड्ढा विधि है इसके द्वारा अपने एक पशु से 1 वर्ष में कितनी खाद तैयार कर सकते हैं, ये भी चीज आपको पूछ सकता है। तो आपको बताना है एक पशु द्वारा 4 से 5 टन प्रति ईयर FIM तैयार की जा सकती है। कितनी तैयार की जा सकती है, एक पशु द्वारा 4 से 5 टन प्रति ईयर, यानी एक साल में अपन 4 से 5 टन तैयार कर सकते हैं। इसकी तीसरी विधि आती है ट्रैच विधि, या जिसको नाली विधि भी कहते हैं। ट्रैच विधि, ट्रैच का मतलब क्या होता है, नाली। ट्रैच का मतलब क्या होता है, नाली होता है। अब यहाँ देखो ट्रैच का जो जनक है, यानी जो ट्रैच विधि है इसका जनक था CN आचार्य। कौन था, CN आचार्य था। और इस विधि में जो गड्ढे का आकार होता है वो गड्ढे का आकार होता है 6 × 1.5 × 1 मीटर, यानी 6 मीटर लंबाई, 1.5 मीटर आपके चौड़ाई और 1 मीटर आपके गहराई। FIM तैयार करने की सर्वोत्तम विधि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। यानी आपके FIM तैयार करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी हो गई, ट्रैच विधि। सर्वोत्तम विधि। फिर बात आती है, आपको एक चीज यहां ध्यान मैं बता देता हूं। देखो आपके पशुओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे अपन इसके लंबाई चौड़ाई में क्या करते जाते हैं, गड्ढे में परिवर्तन करते जाते हैं। लेकिन आपके जो भी गहराई होती है उस गहराई में आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी वो गहराई कितनी रखी जाएगी, मात्र 1 मीटर रखी जाएगी। ठीक है, चलो ये तो आपकी कौन सी खाद हो जाती है, गोबर की खाद हो जाती है। इसके गोबर की खाद पढ़ने के बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रैच विधि। कौन सी पढ़ते हैं, ट्रैच विधि, सॉरी कंपोस्ट, थोड़ा सा नाम लेना भूल गया। यानी क्या पढ़ लेते हैं अपन, नेक्स्ट कंपोस्ट पढ़ लेते हैं। चलो कंपोस्ट होता क्या है, कंपोस्ट होता क्या है। तो देखो कंपोस्ट के लिए अपन एक डेफिनेशन देते हैं। कंपोस्ट में 2 चीजें आवश्यक होती है अपने को, यानी बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया अपने यहाँ काम में आएगा। लेकिन बैक्टीरिया आपका यानी वायवीय भी हो सकता है और अवायवीय भी हो सकता है। यानी जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, डेफिनेशन सुनना, जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वायवीय व अवायवीय जीवाणु मिलकर कार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं और उसके बाद पश्चात जो निर्मित पदार्थ होता है वो क्या होता है, कंपोस्ट होता है। यानी यहां डेफिनेशन अपन ने देखी, जैव रासायनिक प्रक्रिया, जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वायवीय व अवायवीय, वायवीय व अवायवीय जीवाणु कार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं, विघटन करते हैं तथा इसके पश्चात निर्मित पदार्थ क्या कहलाता है, कंपोस्ट कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो आपकी ये क्रिया आई, कौन सी, जैव रासायनिक क्रिया, ये क्रिया क्या कहलाती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कंपोस्टिंग, यानी जो भी आपकी क्रिया आई वो क्रिया क्या कहलाती है, कंपोस्टिंग कहलाती है। चलो इसके बाद अपन चलते हैं, यानी अपने डेफिनेशन तो देख लिया। डेफिनेशन में 2 चीजें अपन ने बता दी, एक वायवीय जीवाणु और दूसरा अवायवीय जीवाणु अपन ने बता दिया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो भी आपकी फार्म कंपोस्ट होती है,
आपकी फार्म कंपोस्ट होती है, उस फार्म कंपोस्ट में आपके एन, पी और के कितना होता है, ये चीज आपको यहाँ से पूछी जा सकती है। तो आपके जो भी यानी फार्म कंपोस्ट होता है उसमें नाइट्रोजन होता है 0.5%। कितना होता है? 0.5%, यानी आपके गोबर की खाद जितना ही होता है। फिर बात आती है फास्फोरस की। यहाँ फास्फोरस होता है 0.15%, यानी उस गोबर की खाद से भी यहाँ कम होता है। और पोटेशियम कितना होता है? 0.5% होता है, यानी लगभग ये गोबर की खाद के जो था एनपी के लगभग उसके समान है। फिर बात करते हैं अपन, यानी जो आपका कंपोस्ट है उस कंपोस्ट के लिए, और उस कंपोस्ट में आपको ध्यान रखना है कि कितनी मात्रा अपन काम में लेते हैं। यहाँ आप देख लेते हैं कितनी मात्रा अपने काम में लेते हैं। तो मात्रा वही चीज आपको ध्यान रखनी है, कौन सी? गोबर की खाद वाली ध्यान रखनी है। यानी फसलों के लिए आपके 10 से 15 टन आपको ध्यान रखना है प्रति हेक्टेयर। और जो आपकी वेजिटेबल्स होती हैं उन वेजिटेबल्स में आपको ध्यान रखना है कितना? 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर। कितना? 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर। इसका प्रयोग कब करते हैं? यानी अपन प्रयोग का समय। अब प्रयोग के समय की बात करें तो देखो अपन क्या करते हैं, फसल की बुआई के लगभग 20 दिन पहले अपन क्या करते हैं, इसको खेत में डालते हैं। मैं आपको गोबर की खाद का जो प्रयोग समय है वो बताना भूल गया था, तो एक बार वापस मैं वहां ये चीज बता देता हूँ। जो भी गोबर की खाद होती है उसको अपन क्या करते हैं, यानी खेत में कब डालते हैं? फसल बुआई के 1 महीने पहले। कब डालते हैं? फसल बुआई के लगभग 1 महीने पहले। यानी वहां पर आप 3 से 4 सप्ताह बताओगे। कितने बताओगे? 3 से 4 सप्ताह या 1 मंथ पहले। ठीक है। अब बात आती है यानी आपके कंपोस्ट तैयार करने की विधियां। क्या पढ़ते हैं अपन? इसकी विधियां पढ़ते हैं। कंपोस्ट तैयार करने की विधियां। देखो कंपोस्ट तैयार करने की विधि में सबसे पहले अपन पहली विधि देख लेते हैं, बेंगलोर विधि। कौन सी विधि देख रहे हैं? बेंगलोर विधि देख रहे हैं। इस बेंगलोर विधि का जो जनक है वो जनक कौन है? यानी सीएन आचार्य हैं। कौन है? सीएन आचार्य। तो यहां पर अपन ने बता दिया सीएन आचार्य, जनक सीएन आचार्य। ठीक है। दूसरी चीज यानी ये कहां से विकसित की गई है, तो आपको बताना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से विकसित की गई है। कहां से विकसित की गई है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलोर से विकसित की गई है। कहां से? आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यानी जो साइंस का इंस्टीट्यूट है वहां से आपके ये विधि विकसित की गई है। जनक कौन है? सीएन आचार्य हैं। फिर बात करते हैं यहां पर आपके जो प्रारंभिक पदार्थ होता है, यानी स्टार्टर जो पदार्थ होता है, प्रारंभिक पदार्थ होता है, वो प्रारंभिक पदार्थ क्या काम में लेते हैं? तो जो आपका नाइट सोइल होता है, नाइट सोइल का मतलब यानी जो मानव मल होता है वो काम में लिया जाता है। यानी बेंगलोर विधि में जो आपके यानी जो कंपोस्ट अपन तैयार कर रहे हैं वो किससे तैयार कर रहे हैं? मानव मल से तैयार कर रहे हैं। फिर आता है यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपोस्ट की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें जो यानी पदार्थ होता है उसके पलटाई नहीं की जाती है, यानी उसको ऊपर नीचे नहीं किया जाता। तो आपको इसी के लिए बताना है कि यानी आपकी जो बेंगलोर विधि है उसमें खाद की पलटाई नहीं करते, खाद की पलटाई नहीं करते। ठीक है। फिर बात करते हैं यानी इसको तैयार होने में कितना समय लगता है, तैयार होने में कितना समय लगता है। तो यहां पर बताने आपको 4 मंथ। कितने मंथ लगते हैं दोस्तों? 4 मंथ लगते हैं। यहां फिर आपको अलग अलग चीज पूछ सकता है, यानी आपके
जो कंपोस्ट है उससे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम फार्म कंपोस्ट अलग होता है। क्यों? क्योंकि नाइट प्रारंभिक पदार्थ आपका कौन सा था? नाइट सोइल था, यानी पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा थी। तो यहाँ बताना आपको नाइट्रोजन 5.5%, जो आपका फास्फोरस होता है वो कितना होता है? 4%, और जो आपका पोटेशियम होता है वो कितना होता है? 2%। देखो यहाँ पर देखो 0.5, 0.15, 0.5, और उसकी तुलना में यहाँ पर पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इसके बाद देखते हैं अपन, यानी कंपोस्ट की नेक्स्ट विधि इंदौर विधि। कंपोस्ट की नेक्स्ट विधि देखते हैं इंदौर विधि। इंदौर विधि का सबसे पहले पूछा जाता है आपको जनक। क्या पूछा जाता है? जनक। जनक कौन है? हार्वर्ड व वार्ड। जनक कौन है? हार्वर्ड व वार्ड। फिर दूसरी कंडीशन पूछी जाती है कि ये विधि कहां से विकसित की गई थी? तो आपके IPN यानी इंडियन प्लांट न्यूट्रिशन, इंडियन प्लांट न्यूट्रिशन, ये इंस्टीट्यूट कहां पर है? आपके इंदौर में है। यहां से विधि विकसित हुई थी। ठीक है, फिर आते हैं यानी आपके जो इसमें कौन सी विधि? इंदौर विधि। इस इंदौर विधि में आपका प्रारंभिक पदार्थ क्या काम में लिया जाता है? प्रारंभिक पदार्थ आपके यहाँ गोबर ही काम में लेते हैं। तो बताओगे प्रारंभिक पदार्थ गोबर। और फिर बात करते हैं तैयार होने में समय। इसमें तैयार होने में समय, तैयार होने में समय लगता है 3 से 4 मंथ। कितने मंथ लगते हैं? 3 से 4 मंथ लगते हैं। तो आपको इस इंदौर विधि में ये चीजें ध्यान रखनी है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट विधि, यानी पहले अपन ने बेंगलोर विधि पढ़ी, दूसरी पढ़ी अपन ने इंदौर, और तीसरी विधि पढ़ते हैं अपन नेडेफ विधि। कौन सी? नेडेफ विधि। यहां आपके जनक पूछा जाता है, तो आपको जनक याद रखना है महाराष्ट्र का नेडेफ काका। महाराष्ट्र का नेडेफ काका, यानी आपकी नेडेफ विधि का जनक कौन है? महाराष्ट्र का नेडेफ काका है। अब बात करते हैं इसमें अपने कौन कौन से पदार्थ काम में लेते हैं। ठीक है, यानी गोबर जो आपकी नेडेफ विधि के द्वारा अपन जो भी कंपोस्ट तैयार करते हैं उसमें कौन कौन से पदार्थ काम में आते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो मैं ले रहा हूं वो ले रहा हूं फसलों के अवशिष्ट। फसलों के अपशिष्ट, जो भी आपका फसल अपशिष्ट होता है वो अपन काम में लेते हैं। और फसल अपशिष्ट यानी जो एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी ले सकते हो, कपास है, अरहर है, उसके डंठल अपन काम में लेंगे। यहाँ बात करते हैं कि फसलों के अपशिष्ट कितना काम में आता है, तो आपको बताना है 1400 से 1500 केजी। कितना बताना है? 1400 से 1500 केजी बताना है। उसके बाद आते हैं दूसरा जो पदार्थ होता है वो लेते हैं अपन क्या? गोबर। और जो गोबर की मात्रा वो रखी जाती है 90 से 100 केजी। कितना रखते हैं? 90 से 100 केजी। तीसरी चीज अपन काम में लेते हैं मृदा। तीसरी चीज अपन क्या काम में लेते हैं? मृदा। मृदा की मात्रा रखते हैं 1750 केजी। कितनी रखते हैं? 1750 केजी। और उसके बाद अपन लेते हैं पानी। पानी की जो मात्रा रखी जाती है वो रखी जाती है 1500 से 2000 लीटर। कितने रखते हैं? 1500 से 2000 लीटर अपन क्या करते हैं? पानी रखते हैं। देखो सबसे पहले इस विधि में क्या करते हैं अपन, जो टैंक है उस टैंक की सतह में क्या करते हैं? कुछ फसल अपशिष्ट बिछाते हैं। उसके बाद में गोबर को पानी में घोलकर उसका छिड़काव करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, यानी फिर मृदा की एक परत जमा देते हैं। उसके बाद में अपन क्या करते हैं? वापस उस पर पानी का छिड़काव कर देते हैं। इस प्रकार अपन क्या करते हैं? एक परत के बाद में दूसरी परत बिछाते जाते हैं। और इस यानी जो आपका टैंक होता है उस टैंक की जो भराई होती है वो टैंक की भराई 48 घंटे में संपन्न हो जानी चाहिए। कितने घंटे में हो जानी चाहिए? 48 घंटे में संपन्न हो जानी चाहिए। यानी जो भी आपने टैंक बनाया है तो टैंक की भराई संपूर्ण कितने घंटे में? आपके 48 घंटे में। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे।
फिर बात करते हैं यानी इसको तैयार होने में कितना समय लगता है। तो तैयार होने में आपके वही लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। तैयार होने में समय कितना लगता है? 3 से 4 महीने लगता है। दिन पूछ लिए गए, अरे दिन कितने होते हैं? 90 से 120 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 90 से 120 दिन। तो दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है, 3 से 4 महीने या 90 से 120 दिन होते हैं। फिर बात आती है यानी इस जो भी आपके नेडेफ विधि होती है, इस नेडेफ विधि में प्राप्त कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम कितना होता है। यहां आपको बताना है जो नाइट्रोजन होता है वो होता है 0.5 से 1.5%। कितना होता है? 0.5 से 1.5%। जो पोटेशियम होता है वो होता है 0.5 से 0.9%। पोटेशियम कितना होता है फ्रेंड्स? 0.5 से 0.9 होता है। और उसके बाद में आता है पोटेशियम। पोटेशियम होता है 1.2 से 1.4%। यानी आपके फार्म कंपोस्ट से फिर यहाँ अलग आ जाता है। फार्म कंपोस्ट में था 0.5, 0.15, 0.5 यानी एनपीके का जो था। और यहाँ पर आ जाता है 0.5 से 1.5 नाइट्रोजन, 0.5 से 0.9% क्या आ जाती है फास्फोरस, और पोटेशियम आता है 1.2 से 1.4। ठीक है, आ गया समझ में? यानी कौन सी विधि आपके पढ़ी अपन ने? नेडेफ विधि। इसके बाद आता है यानी इसकी चौथी विधि, और वो चौथी विधि आती है एडगो विधि। कौन सी आती है? एडगो विधि। हालांकि सीनियर के सिलेबस में नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर जेट में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एडगो विधि यानी सबसे पहले इसका जनक जो आता है वो जनक कौन है? तो यानी यहाँ पर एडगो विधि का जनक है हर्चिसन एंड रिचर्ड्स। हर्चिसन एंड रिचर्ड्स इसका जनक है। क्या है? कौन है? हर्चिसन एंड रिचर्ड्स। ये कहां से विकसित हुई थी? इंग्लैंड से विकसित हुई थी। कहां से विकसित हुई थी? इंग्लैंड से विकसित हुई थी और सन 1921 में विकसित हुई थी। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पर अपने भारत में यह विधि क्यों अपनाई नहीं जाती? ये क्वेश्चन से आपको पूछा जा सकता है। तो भारत में अपनाई नहीं जाती। क्यों नहीं अपनाई जाती? क्योंकि इसको यानी एडगो विधि से कंपोस्ट तैयार करने के लिए एक पाउडर की आवश्यकता होती है, और वो पाउडर अमोनियम फास्फेट, साइनेमाइड, यूरिया या और कोई यानी ये 2-3 वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार यानी उसको एडगो जो पाउडर था वो एडगो पाउडर से ये विधि उस कंपोस्ट तैयार करते हैं, और ये एडगो पाउडर अपने भारत में उपलब्ध नहीं है। आ गया समझ में? चलो, इसके बाद आ जाते हैं वर्मी कंपोस्ट। कौन सा आ जाता है? वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट का मतलब केचुए की खाद। अब यहाँ पर केचुए की खाद के लिए आपको ध्यान रखना है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। क्या क्या ध्यान रखना है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ध्यान रखना है। देखो नाइट्रोजन होता है 1.5 से 2.5%। क्या होता है? 1.5 से 2.5% नाइट्रोजन होता है। फास्फोरस होता है 1.6 से 1.8%। कितना होता है फास्फोरस? 1.6 से 1.5%। और जो पोटेशियम होता है वो होता है 1 से 1.5%। कितना होता है? 1 से 1.5%। फिर बात करते हैं यानी केचुए को क्या कहते हैं? किसान का मित्र कहते हैं। केचुए को क्या कहते हैं? किसान का मित्र। किसान का मित्र ये आपके आ गया किसान का मित्र। फिर देखो यानी जो आपका अरस्तु था, अपन बायोलॉजी में पढ़ते हैं, तो एक यानी साइंटिस्ट कौन सा? अरस्तु। तो इस अरस्तु ने क्या कहा इसको? यानी केचुए को मृदा की आंख। क्या कहा? मृदा की आंख।
मृदा की आंख किसके अनुसार पूछा जा सकता है क्वेश्चन, मृदा की आंख अरस्तु के अनुसार केचुए का उपनाम। और उसके बाद में अपन ने एक वैज्ञानिक अपने पास में और था जो जिसका नाम था डार्विन। क्या नाम था? डार्विन। पढ़ा होगा डार्विन का सिद्धांत, आपकी जिराफ वाला डार्विन ने तो दिया था। तो डार्विन ने कहा यानी केचुए को मृदा उर्वरता। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ ली। अब एक चीज आपको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, यानी जो वर्मी कंपोस्ट होता है उससे वर्मी कंपोस्ट में FIM की तुलना जो एक्टिनोमाइसीटीज है, क्या FIM की तुलना एक्टिनोमाइसीटीज है, वो कितनी गुना ज्यादा होती है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो FIM की तुलना 8 गुना अधिक एक्टिनोमाइसीटीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक्टिनोमाइसीटीज पाया जाता है। किसकी तुलना आप FIM से कर रहे हो? किसकी कर रहे हो? केचुए की खाद की कर रहे हो कि केचुए की खाद में FIM की तुलना 8 से 8 गुना अधिक क्या पाए जाते हैं? एक्टिनोमाइसीटीज पाए जाते हैं। फिर बात आती है केचुए के प्रकार। क्या देखते हैं अपन? केचुए के प्रकार देखते हैं। तो केचुए के देखो यानी 3 प्रकार हैं। केचुआ जो प्रकार कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। यहां पर केचुए के प्रकार की बात करें तो देखो पहला आता है एपिजिक, दूसरा आता है एंडोजिक और तीसरा आता है डायोजिक। क्या क्या देखा अपन ने? एपिजिक, एंडोजिक और डायोजिक, ये 3 अपन ने चीजें देखी। अब यहाँ पर यानी जो एपिजिक होता है, ये एपिजिक मृदा में 1 मीटर गहराई तक रहता है। कितनी मीटर गहराई तक? 1 मीटर गहराई तक रहता है। जो एंडोजिक है वो एंडोजिक मृदा में 3 मीटर गहराई तक रहता है। और जो डायोजिक है वो डायोजिक क्या है, यानी आपके जो भी दोनों की बीच की अवस्था है, एंडोजिक और एपिजिक के बीच की अवस्था। तो यहां लिख देंगे एपिजिक व एंडोजिक के बीच की अवस्था। एंडोजिक के बीच की अवस्था कौन सी हो गई? आपके डायोजिक हो गई। ठीक है, 1 मीटर पूछा जा सकता है, 1 मीटर गहराई तक एपिजिक, 3 मीटर गहराई तक एंडोजिक और यानी दोनों के बीच की अवस्था डायोजिक। यहाँ पर दूसरी चीज आती है, यानी आपके यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, 1 मीटर गहराई तक रहेगा एक मेंस मृदा में क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? अपशिष्ट। जो भी कार्बनिक अपशिष्ट है उन कार्बनिक अपशिष्टों को खाएगा, यानी कृषि अपशिष्टों का प्रयोग करेगा ज्यादा। कृषि अपशिष्टों का प्रयोग अधिक। दूसरी कंडीशन देखो आपके किसकी? एंडोजिक की। एंडोजिक क्या है? 3 मीटर गहराई तक रह रहा है। इट मींस ये क्या खाएगा? मृदा को खाएगा। क्या खाएगा? मृदा को खाएगा। अब मृदा को खाएगा तो क्या करेगा? सिंपल सी बात है, यानी 3 मीटर गहराई तक क्या कर देगा? मृदा को खा जाएगा, यानी नालियां बना देगा। यानी ये किस जल निकास में सहायक होगा? पूछा जा सकता है कि जल निकास में केचुआ, कौन सा केचुआ यानी उपयुक्त रहता है? तो बताना है आपको एंडोजिक। कौन सा बताना है? एंडोजिक बताना है। फिर बात आती है यानी वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए कौन सा केचुआ उपयुक्त होता है? तो वर्मी कंपोस्ट के लिए आपका एपिजिक ही काम में लिया जाता है। वर्मी कंपोस्ट में उपयुक्त केचुआ कौन सा हो गया? आपका एपिजिक हो गया। अब यहाँ पर 2-3 चीजें आपको याद रखनी है कि एपिजिक की कुछ आपके प्रजातियां हैं, वो प्रजातियां काम में लेते हैं। और प्रजातियों के अंतर्गत यानी पहली प्रजाति अपन ने देखा आइसिनिया फोइटिडा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। आइसिनिया फोइटिडा यानी केचुए की अपन ने प्रजाति पढ़ी। और केचुए की ये प्रजाति अपने राजस्थान के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि राजस्थान के लिए केचुए की कौन सी प्रजाति उपयुक्त रहती है? तो वहां पर बताना है आपको आइसिनिया फोइटिडा। इसके अलावा पैरानिप्स जो केचुआ होता है वो भी वर्मी कंपोस्ट के लिए काम में लिया जाता है। कौन सा? पैरानिप्स।
यानी ये भी एक किसकी प्रजाति है, केचुए की प्रजाति है। इसके अलावा आवर्सी कोली, यानी तीसरी प्रजाति में लिख रहा हूं यहाँ पर आवर्सी कोली। आवर्सी कोली ये भी एक प्रजाति है केचुए की, यानी कौन से केचुए की, एपीजी केचुए की। इसका प्रयोग भी अपन किसमें करते हैं, आपके वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए करते हैं। और इसके अलावा एक और प्रजाति में लिख देता हूं, फेरेटिमा इलोंगेटा। फेरेटिमा इलोंगेटा, इसका प्रयोग भी अपन क्या करते हैं, वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए करते हैं। फिर बात आती है नेक्स्ट, देखो वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए अपने को यानी नमी और टेम्परेचर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, नमी और टेम्परेचर। तो यहाँ पर नमी और टेम्परेचर का आप ध्यान रखोगे, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा केचुआ क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। नमी आपको ध्यान रखनी है 30%, और जो आपका टेम्परेचर ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये दोनों चीजें अपने को आवश्यक होती हैं। फिर बात आती है कि आपको पूछा जाता है कि जो आपका केचुआ होता है वो कितना अनुपात में कार्बनिक पदार्थ और मृदा खाता है, यानी जो भी आपका कौन सा था, यानी एपीजी केचुआ था, वो एपीजी केचुआ कितने अनुपात में खाता है। तो यहां बताना है कार्बनिक पदार्थ व मृदा का अनुपात। कार्बनिक पदार्थ व मृदा का अनुपात के कितना वो खाते हैं, तो आपको बताना है 9:1 के रूप में खाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यानी आपको ये पूछा जा सकता है कि जो केचुआ होता है वो कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, तो यहाँ पर आपको बताना है ऑक्सीजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, ऑक्सीजन हार्मोन स्रावित करता है। इसके बाद आता है बेड का आकार, यानी बेड का मतलब अपन क्या करते हैं, केचुआ की खाद तैयार करने के लिए यानी एक वो बेड बनाते हैं, यानी आपके क्यारी बनाते हैं, उस क्यारी या बेड का जो आकार होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है, यानी लंबाई जो रख सकते हैं अपन 40 से 50 फीट रख सकते हैं, और जो चौड़ाई होगी वो 3 से 4 फीट हो सकती है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई देख बता दी मैंने आपको, 40 से 50 फीट लंबाई और जो चौड़ाई होती है वो 3 से 4 फीट होती है। तैयार होने में कितना समय लगता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्मी कंपोस्ट तैयार होने में कितना समय लग जाता है। तो आपको बताना है 60 दिन, यानी कंप्लीट ये 2 महीने में तैयार हो जाती हैं। कितने महीने में तैयार हो जाती हैं, 2 महीने में तैयार हो जाती हैं। और उसके बाद पढ़ लेते हैं मात्रा, यानी कितने की मात्रा का प्रयोग अपने को करना चाहिए। तो यहाँ देखिए मात्रा, अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, पोषक तत्वों की मात्रा क्या है, ज्यादा है, जिसके कारण अपन खेत में इसको डालेंगे तो कम मात्रा में डालेंगे। क्या करेंगे, कम मात्रा में डालेंगे। तो खाद्यान्न जो फसलें होती है या फसलें अपन डायरेक्ट ले लेते हैं, उन खाद्यान्न फसलों के लिए अपन काम में लेते हैं मात्र 4 से 5 टन प्रति हेक्टेयर। कितना काम में लेते हैं, 4 से 5 टन प्रति हेक्टेयर। फिर बात करते हैं सब्जियों के लिए। सब्जियों के लिए मात्रा अपन और ही कम रखते हैं, और वो रखते हैं अपन 2 से 3 टन प्रति हेक्टेयर, क्योंकि पोषक तत्व यहाँ पर बहुत ज्यादा है। और जो फल वृक्ष होते हैं उन फल वृक्षों के लिए अपन काम में लेते हैं कितना, 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर। तो यहाँ पर अपन ने क्या पढ़ा, या वर्मी कंपोस्ट। इसके जो भी आगे का पोर्शन है वो पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।